दोस्तों, थैंक यू। आप सबने हमें बहुत सारा प्यार दिया और हमारी स्टोरी को सराहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम है। यूट्यूब पर हमने जो चैनल बनाया है, हम चाह रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा सा आप सबकी कृपा रहे, आप हमारी स्टोरी को सराहें और हमें प्रोत्साहित करें। इसी संदर्भ में मेरी सेकंड स्टोरी है। ये मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो पारिवारिक कलह और भाई भाइयों में विवाद बहुत सारा बढ़ गया है, कहीं संपत्ति को लेकर, कहीं किसी कारणवश। मेरा ये मानना है वो सब सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ मिल सकता है, पर भाई भाई नहीं मिल सकता। भाई आपको भविष्य में संपत्ति आप कलेक्ट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो, पर जब आपकी वो तरक्की एंजॉय करने के लिए या फिर तरक्की को सराहने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को बहुत बेहतर बताने के लिए आपके पास लोग ना हो, आपकी वैल्यू करने वाले लोग ना हो, तो फिर वो तरक्की किसी मतलब की नहीं है। तो इसी कहानी के संदर्भ में मेरी दूसरी कहानी है। इस कहानी का बहुत ही प्यारा नाम है माँ की कंगनी। माँ की कंगनी। पापा, एक भारतीय नंबर से कॉल आ रहा है। आपके नंबर पर पापा। अरे, किसका है? पता नहीं, नया नंबर है पापा। रहने दे, मैं अभी आया, थोड़ा सा नहा लूं। फिर से फोन की बेल बजने लगी और जो बेल बार बार बजने जा रही थी। मैंने सोचा आखिर किसका नंबर होगा, अभी बैक करता हूँ। सोचा शायद अमित अंकल होंगे। फिर लगा कि वह नंबर तो मेरे पास सेव है, अमित अंकल का नंबर तो मेरे पास सेव है, चलो बैक करके लगा लेंगे। मैं जब तक नहा के आया तब तक 5 से 7 बार कॉल आ चुका था। मैंने कॉल बैक किया तो एक सिसकियों की आवाज के साथ एक महिला की आवाज आई। बोली, भैया, भैया, आपके बड़े भैया आपके लिए आखिरी वक्त पर हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं? हिम्मत करके पूछा, कौन भैया? बोली, अगर वक्त है तो आ जाओ, नहीं तो कोई भैया नहीं है आपके। मैं शांत रह गया और कॉल रख दिया। कॉल की बात भूलकर मैं अपने ऑफिस चला गया, पर पता नहीं क्यों उस कॉल की बात मुझसे पिछले 60 साल की सारी बातें याद आने लगी, जिसे मैंने अपना कड़वा समय बोलकर भुला दिया था। ऑफिस में सुबह 10 बजे पहुंच के पहुंचा। ये कुर्सी पर बैठा ही था कि मैं स्वाभाविक ही कक्षा 10वीं की परीक्षा दिनांक 10 अप्रैल 1975 की याद आ गई। जब मैं पढ़ाई में कमजोर था, तब भैया ने ही अपने ऊपर पुलिस की लाठी खाकर, और वह भी सिर्फ मुझे पास कराने के लिए। वो चाहते थे भैया, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ, बड़ा भाई हमेशा चाहता है या फिर अक्सर चाहता है कि छोटा भाई तरक्की करे जब छोटे होते हैं तब। पता नहीं फिर ऐसा क्या होता है, समय समय जैसे निकलता जाता है तो हम एक दूसरे के अंतर विरोधी हो जाते हैं। कहीं किसी की तरक्की चलने लगते हैं, कहीं किसी तरह से चलने लगते हैं। चलिए कहानी पे आते हैं। वह भी मुझे सिर्फ पास कराने के लिए माँ हर बार बोलती, तुम दोनों भाइयों की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दोनों भाई साथ में बापू की साइकिल से स्कूल जाते वक्त, भाई स्कूल में जाते वक्त भैया साइकिल चलाते, मैं पीछे बैठता और जे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने। बापू के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई बीच में छूट रही थी, क्योंकि फीस के रुपए न होने पर दिन भर मेहनत करता मेरा भाई अब सब याद आने लगा। पर कभी
खुद पर गुस्सा और उसूलों पर डटे रहना भी उन्होंने ही सिखाया। वह मेरा भाई नहीं, मेरा सब कुछ था। यह सब मैं सोच रहा था ऑफिस में बैठा बैठा, भारत से हजारों किलोमीटर दूर। ऐसे ही मुझे एक याद और आई। वर्ष 1978 में मैंने भाई से कहा, भैया मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, अब मुझे भी आपकी तरह मेहनत करना है, स्कूल की फीस की दिक्कत आ रही है। भैया ने मुझे अपने कंधे से लगाए, बोले, अभी तेरा भाई जिंदा है बे। बस तू पढ़ाई कर। और जो मास्टर मुझसे फीस मांगते वह एकदम चुप हो जाते, बोलते तेरा भाई तेरी सभी फीस भर गया है, भर दी है। साल 1978 के बाद साल 1920, 2 साल बाद दिसंबर में भाई की शादी हो गई और मैं भी स्कूल में पढ़ाने लगा। सब कुछ ठीक से चलने लगा। तभी मैं सोच ही रहा था ये सब, तभी उस नंबर से फिर कॉल आया। इस बार भैया नहीं बोला उसने, चाचा बोला। चाचा, चाचा, पिताजी तुझे याद कर रहे हैं। चाचा आज तेरे पाँव पड़ूं तू आजा, नहीं तो बाद में बापू में कुछ नहीं बचेगा। तेरा भाई आज है कल शायद नहीं है, नहीं हो। बापू ने तेरे लिए कंगन रखा है। ओह माय गॉड। वह ले जा चाचा। रो रो कर एक लड़का मुझसे बात कर रहा था। मुझसे नहीं सहा गया, आंख से आंसू और झट से नाक से पानी लगाने लगा। मैंने कहा चुप कर, मैं आता हूं। जब लड़के ने कंगन की बात की तब मुझे लगा कि गलती हो गई मुझसे शायद। साल 1982, मैं एक जगह के लिए मैंने नौकरी के लिए फॉर्म भरा। उसमें मेरा चयन इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में विशेष वैज्ञानिक के रूप में हुआ, जो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और नौकरी थी। मेरी शादी एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी से हुई। इसमें गांव के प्रति कम और बिना पंख के उड़ान भरने की ख्वाहिश थी। पत्नी का मैं बहुत सम्मान करता था, क्योंकि मेरी जो स्थिति बचपन से थी, अभी तक रही, शायद उससे मैं थोड़ा सा असहज रहता था, झिझकता था थोड़ा, क्योंकि पत्नी एक कर्नल रहे हैं तो एक फैमिलियर और उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कहीं बेहतर थी, और मैं उससे झिझकता था चीज़ों से। हाँ, मैं अक्सर देखा करता था कि जब भी भाभी भैया गांव से मिलने आते मुझसे और फैमिली से, वह एक अजीब सा भेदभाव करती मेरी पत्नी भाभी भैया के साथ। मैंने बहुत समझाया था, वह शायद उसमें इमोशंस, भावनाएं नहीं थी उसके लिए। तब एक दिन मैंने भैया से हिम्मत करके कहा, भैया अब वह समय आ गया है, हमें अलग हो जाने चाहिए। भैया थोड़े असहज हुए और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर एक तरफ घुमाया, एक और आंखें भर आईं। बोली, सही कहा, तू बड़ा हो गया। छोटी सी मुस्कान लिए कहा, ठीक है छोटे, अगर तुझे यही मंजूर है तो ठीक है, तेरी सहमति में ही मेरी सहमति है। एक भाई का भाई से बंटवारा सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। दोस्तों ध्यान देना इस लाइन पर। एक भाई का भाई से बंटवारा सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वह इसलिए क्योंकि उसमें भावनाओं का खून हो जाता है और ईमानदारी और प्यार की बलि दी जाती है। बस दिमाग में यह चलता है कि कितनी संपत्ति है हमारी, वह दे दो और सब ठीक है। यह सब तब हो रहा था जब मुझे 47,840 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी, जिसके साथ ही सरकारी आवास, कार व बेहतर सुविधाओं के साथ भविष्य भी बहुत अच्छा था आगे। जी मुझे दिख रहा था। जहां मेरा भाई वही मजदूरी, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी करनी थी। मैं यह सब देख कर भी अनजान बन रहा था, आखिरकार करता भी क्या। पीछे कर्नल की बेटी ने दिमाग में ठूस ठूस कर बंटवारा जो भर दिया था। मेरे सामने एक टूटा इंसान शांत होकर सामने भाभी जरूर कुछ बोल रही थी। देखा, देखो पेट काट काट कर पढ़ाने का नतीजा क्या हुआ।
भैया ने कहा शांत रहो। तभी भैया ने माँ का एक कंगन दिया, बोले यह एक ही है, इसे मैं रखूंगा। भाई ने कहा। वह भी थोड़े संभलते हुए कहा। मैंने पूछा एक और कहाँ है? कहाँ है एक और? वे शांत रहे, बोले पता नहीं, बस एक ही है। सोने का कंगन था। मैंने कहा भैया आप इसमें से 2 टुकड़े कर लो। तभी भैया बोले नहीं छोटे, यह तू मुझे दे दे, बाकी तू और कुछ ज्यादा ले ले। मेरी पत्नी ने कहा देखो, तुम इसे देवता मानते हो, वह भाई बेईमान है। हाय। मैंने उसकी आंखों में देखा, बोला अभी रुको भैया, यह कंगन तो हमारा है, माँ हमारी भी थी, तो एक आपके पास पहले से है। भैया ने कहा वह पता नहीं कहाँ है, पर मैं यह कंगन तुझसे भीख में मांग रहा हूं। हाथ जोड़ते हुए भाई ने मुझसे कहा। अब मुझे कानून और पुलिस की भाषा याद आने लगी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा जो था। मैंने धमकी दी, पुलिस सब करवा लेगी। तभी भैया बोले "हाँ, माँ की निशानी है, इसे रहने दे। तभी मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू बेईमान है। शर्म कर, उम्र हो गई है, बच्चे शादी को है, जवान बेटी घर में है। मैं जिसे अच्छा आदमी समझकर पूजा कर रहा था, वह बेईमान कैसे हो सकता है? चल हट। मैंने आगोश में बोल दिया, आज के बाद तू मेरा भाई नहीं और ना ही मैं तेरा भाई। और जो कुछ मिला, गहने और जो माँ के गहने गुड़िया थे, बंटवारे में जो भी मिला, मैं वह सब मैंने बाजार आकर सुनार की दुकान पर सब बेच दिया। निशानी के रूप में कुछ नहीं रखा। जमीन भी इस आगोश में एक कुख्यात दबंग को बेच दी। सोचा दबंग भाई को परेशान करेगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, खुश रहूंगा मैं। उसी समय से उससे नफरत करने लगा। सबको बस अपनी कहानी जो मुझे ठीक लगती, जहां मेरे हितार्थ हो कि नहीं मैं सही हूं सबकी नजर में, बस वैसे ही सबको सुनाने लगा कि ऐसा किया इसने मेरे साथ, ऐसा किया इसने मेरे साथ। तभी मेरे दिल की अचानक धड़कन तेज होने लगी और ऑफिस की घंटी बजी। सर, ऑफिस बंद करना है। समय शाम के 6 बजे थे। रास्ते में अपनी कार में था। ये वक्त अब 12 से हजारों किलोमीटर दूर था। देखा सिग्नल पर, ऑफिस से घर आते वक्त मैंने देखा कि सिग्नल पर एक बहन अपने भाई को खाना खिला रही थी और खुद कुछ भी नहीं। तभी मुझे लगा मर तो रहा है यार, भाई है, औपचारिकता तो कर ही सकते हैं। हम पढ़े लिखे जो हैं, रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाते हैं। बेईमानी सही, पर भाई है। मैं दिनांक 6 दिसंबर 2003 को फ्लाइट 03364 मॉन्ट्रियल से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के लिए पकड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरा भाई का लड़का भतीजा नीलेश पहचानना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर उसने पैर छुए बोला चाचा चलो। वह गंदी सी शर्ट पहने बोला बैठो। सामान उसी ने रखा गाड़ी में। टैक्सी चालक था शायद। मैंने कहा किसी ढाबे या चाय की टपरी पर टैक्सी रोक लेना, चाय पीनी है। जी चाचा। और चाची कैसी हैं? उसने पूछा। मैंने कहा ठीक है, और हिम्मत करके कहा कि अब वो हमारे साथ नहीं रहती। नीलेश ने कहा क्यों चाचा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाहर नौकरी करती हैं क्या चाची? मैंने कहा नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है। मैं और मेरी बिटिया नंदिनी हम रहते हैं साथ में। मैंने कहा कितनी दूर है हॉस्पिटल बेटा? वापस की फ्लाइट भी है, जल्दी चल। तभी चाय की टपरी मिली, हम चाय पीने लगे। मैंने चाय के पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला। नीलेश बोला नहीं चाचा, मैं देता हूँ। उसने 6 रुपए दोनों के चाय के दिए। मैंने कहा
अपना देश अपना होता है। हाँ, यह बात तो है चाचा। तभी मैंने देखा नीलेश अपनी जेब से निकाल कर मुझे कुछ देता है। मैंने देखा, पूछा, ये क्या है? बोला, चाचा यह वही कंगन है जिसकी वजह से आपने अपने भाई को बेईमान कहा। चाचा लो ये कंगन। मैंने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। अगर देना होता तो उसी दिन दे देते, अब इसका कोई अर्थ नहीं है। भतीजे की आंखों में आंसू आ गए। बोले, चाचा जी ये बात पापा को भी नहीं पता। मैंने पता क्या? क्या बात? मैंने पूछा, क्या बात है जो जब पापा को नहीं पता? यही कि यह कंगन आपके पास है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कंगन की जिक्र भी मत करना। पिताजी के पास है वो एक अलग कंगन था, ये दूसरा कंगन है। यह मैं कल ही गांव से लाया, जिसे पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए रमेश दादा के घर पर गहने रख दिया था। दोस्तों, गहना मतलब ऐसा है कि अगर आर्थिक रूप से आप मतलब आपके पास कोई सोने का ज्वेलर है या ज्वेल्स हैं, जो भी हैं सोने के हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो गांव का जो सुनार है या फिर साहूकार है, हम उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। वो हमें जो है उनके पास रख देते हैं, वो हमें सोने के भाव के 50% या 25% वो रुपए हमें दे देते हैं कि लो भाई ले जाओ। उसको बोलते हैं गहना। गहने रख दिए हमने। फिर वे इस कंगन पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए रमेश दादा घर पर रख दिया था। फिर वे इस कंगन को पैसे की कमी की वजह से उठा भी नहीं पाए। इतने पैसे नहीं कर पाए और शर्म की वजह से आपसे कभी जिक्र ना कर पाए, क्योंकि वह आपकी नजरों में गिरना नहीं चाहते थे। तभी मैंने पूछा, कैसे हैं भैया? बोला, आप खुद देख लें चाचा, बहुत गंभीर हैं और वह आज भी वेंटिलेटर पे हैं, जहां जीवन और मौत से लड़ रहे हैं, सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। यह कंगन कल ही पिता को बताए बगैर मैंने भैंस बेच दी, जिसके रुपए से उस उस समय का मूलधन और ब्याज की कीमत सोने से ज्यादा चुकाई। क्योंकि जब बात 1980 की है और आज की डेट में बात है, तो मतलब उसने जो है भैंस, वो कंगन की वजह से भैंस वैंस भी उसकी बेचारी की चली गई और उसका ब्याज इंटरेस्ट इतना हो गया, जो मूलधन लिया था उससे दुगना इंटरेस्ट हो गया उसका। लेकिन बात तो बात है, उसने चुकाई। चाचा सिर्फ इसलिए कि आप पापा से एक बार मिल लें, हाथ जोड़ा मेरा भतीजा सामने खड़ा था। हाय, मैं आंसू आ गए आंखों से। हाय, मैं अब क्या ही बोलूं, कुछ नहीं कह रहा, सब टूट गया। मैंने तुरंत नीलेश को अपनी ओर खींचा, गले से लगा लिया और जोर से चलने लगा। खुद को परेशान, खुद को कोसने लगा, एक तुच्छ सी चीज जिसके लिए मैंने अपने राम जैसे भाई को त्याग दिया। तभी उसने सिसकियां लेते कहा, चाचा पापा को बचा लो। वह बस दादी की निशानी अपने पास रखना चाहते थे। चाचा बचा लो पापा को, बचा लो चाचा, प्लीज बचा लो। हाथ जोड़ा नीलेश ने कहा था। मैंने कहा, चल जल्दी से बेटा। तुरंत गाड़ी में बैठा और वह कंगन अपनी जेब में डाल लिया। सोचा, किस मुंह से नजर मिलाऊंगा अपने भाई से। हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ, अपोलो, नई दिल्ली। गेट क्रमांक 02 पे प्रवेश करते भतीजा बोला, आप यहीं रुकिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। मैं उतर गया और पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए थे मेरे पास आए। बोले, कैसे हो बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ। बोले, हाँ यहीं भर्ती हैं आपके भैया। फिर उस सज्जन ने कहा, नीलेश आपका भतीजा कल आया था चाची के एक कंगन को लेने, मैंने दे दिया। उसे ब्याज ही इतना हो गया बेटा कि भैंस भी बिच गई बेचारे की। ये वही रमेश दादा हैं जिनके यहाँ कभी मेरे भाई ने मेरी पढ़ाई के लिए कंगन गिरवी रखा था। तभी नीलेश कुछ कागज लिए, जो प्रवेश पत्र था हॉस्पिटल का और पार्किंग स्लिप थी, रूम नंबर 06 आईसीयू का। बोला, द्वितीय तल पर लिफ्ट से जाते हुए मैंने नीलेश की ओर देखा। वह कुछ बोल रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक ही रट थी कि आखिर भैया से नजरें कैसे मिलाऊंगा, क्या कहूंगा उससे, क्या करूं। तभी एकदम लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। नीलेश ने इशारा किया, चलो चाचा। मैंने कहा, हाँ चलो। देखा, 06/10 रूम ठीक सामने है, जहां भोली सी भाभी
बैठी, तुरंत रोते हुए मेरी ओर दौड़ी, जैसे मेरा ही इंतजार हो रहा हो। जो मेरे जीवन में माँ के बराबर थी, चिपक गई गले से आके। मैंने तुरंत भाभी की ओर देखा, हाथ जोड़कर तुरंत पैरों में गिर गया, सिसकियां नहीं रोक पाया। भैया अंदर थे। इस तरह मिलना उम्मीद से परे था। क्या करूं मैं? अनियंत्रित हो रहा था। सहसा भैया के सामने हाथ जोड़ लिए। सहसा रूम पर भैया के हॉस्पिटल वेंटिलेटर पर गया। सहसा भैया के सामने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। नहीं देखा जा रहा भैया को इस हालत में। मैं घुटने के बल बैठ गया और रोने लगा। तब एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, छोटे आ गया बेटा, आ गया तू। मैं चिल्लाया, सिसकियां रोक नहीं पाया। भैया मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ लिए। भैया माफ कर दो, भैया मैं गुनहगार हूँ, भैया माफ कर दो। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पकड़े और बोले, नहीं बेटा, बस तुझसे जाने से पहले एक बार मिलना था। बेटा मैं बेईमान हूँ, भाई हूँ तेरा। बेटा तू मुझे माफ कर दे। हाथ जोड़े उन्होंने मुझसे कहा। तभी मैं देखता हूँ कि वे एक सोने का कंगन मेरे हाथों में थमाते हैं। बोले, बस इस एक कंगन ने तुझे मुझसे अलग किया था, उसी ने आज मिलवाया है। भैया ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अब क्या करूं? जब इन्हें मेरे साथ की आवश्यकता थी, मैं इनके साथ नहीं था। मेरे हर साथ में मेरे भाई रहा है। आज कंगन पर दुख जताऊं तो क्या करूं? भैया भैया आप जल्दी ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने कहा हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, प्लीज जाइए। तभी भैया ने दोनों हाथ मुझे गले लगाने के लिए बढ़ाए। सच में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वे बोले, अब मुझे अपने कर्ज अदा कर पगले, मैं खुश हूँ। मेरा भाई आ गया, बस अभी आता हूँ। 2 घंटे की ऑपरेशन के बाद भाई डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी, हार्ट ब्लॉकिंग सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान हम उन्हें नहीं बचा पाए। दोस्तों एक 2 लाइन लिखी है मैंने इसमें। संभव है सब मिले, संभव है सब मिले, धन दौलत सब, पर भाई को खोकर भाई ना मिले। आई लव यू बड़े भैया, आई लव यू। मैं शांत था, कुछ नहीं बचा। दोस्तों ये कहानी माँ की कंगनी है और एक पारिवारिक भावनाएं, पारिवारिक रिश्ते संबंध को दिखाती है कि किस तरह से रिश्ते, किस तरह से संबंध बिगड़ते हैं। तुच्छ सी चीज़ के लिए हम संपन्न हो जाते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी हरकत कर जाते हैं जहाँ हमें लगता नहीं कि हम ऐसी गलत हरकत करके, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा आता है कि जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। मेरा ये मानना है कि इन्होंने, मैं ही राइटर हूँ उसका, जो 2 लाइन लास्ट में जो लिखी है, संभव है सब मिले पर भाई को खोकर भाई ना मिले, ये सही है। लव यू बड़े भैया, लव यू दोस्तों।